अच्छा भाई, हमारे पास जो क्विक रिवीजन का कॉन्सेप्ट चल रहा था या क्विक रिवीजन के कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे थे हम लोग, उसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली जो चैप्टर नंबर 8 था हमारा सेंट टेक्स्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली, उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कवर कर लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 को मैंने खुद दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया था क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे और अलग अलग एमसीक्यूज बनते हैं। ये उन चंद चैप्टर्स में से है जिसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं थ्योरी एज ले जाती है, थ्योरी को ज्यादा चांस होता है थ्योरी आने का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मैंने अलिफ से लेके ये तक सारी की सारी थ्योरी बताई थी कि इसमें से क्या आ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कैसे 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 सवाल पूछेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अब इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है, वेव्स एंड साउंड पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेव से। देखो भाई, वेव्स हमारे पास क्या है, वेव क्या होती है। देखो आपके पास कोई भी जो मीडियम में डिस्टरबेंस होती है ना, उसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, या आप इसको यूं भी कह सकते हो, डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, तो आपने इसको कह ही दिया। साथ ही साथ ना आप इसको यूं भी कह सकते हो कि जनाबे वाला, डिस्टर्बेंस इन मीडियम के अलावा, जैसे हमारे गली मोहल्ले में टीसीएस वाला होता है, वो टीसीएस वाले भाई साहब क्या करते हैं, वो एक पॉइंट से कोई चीज कलेक्ट करते हैं और उसको किसी दूसरे पॉइंट पे डिलीवर करते हैं। या जैसे हमारे पास जो है ना वो फूड डिलीवरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह से फूड रिसीव करते हैं और कहीं पे आगे जाकर डिलीवर करते हैं। ये काम आपका वेव करता है। ठीक है, तो वेव बेसिकली क्या है, वेव आपके पास एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करने का जरिया है। ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, तो आज के बाद जब भी कभी पूछा जाए कि वेव को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वेव को जनाब या एनर्जी को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो एनर्जी को वेव ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब वेव की हमारे पास ना कई सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिसमें से जैसे एक क्लासिफिकेशन जो हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा अभी चलेगी और जिसपे हम बात भी करेंगे, वो हमारे पास होती है जनाब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन, वैसे तो और भी होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन वी हैव मैटर वेव्स, तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन उनमें से हम वो पढ़ेंगे जो हमारे मतलब की है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो ट्रांसफर वेव में क्या होता है, इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ना एक कोई बंदा मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई एक बंदा मौजूद है, और इन दोनों ने क्या करा हुआ है, एक रस्सी को होल्ड किया हुआ है। ऐसे एक रस्सी है जिसको दोनों ने होल्ड किया हुआ है। अब ये आपके पास मिसाल के तौर पे बंदा ए है, ये मिसाल के तौर पे आपके पास बंदा बी है। ये क्या करता है, इस रस्सी को एक जर्क देता है, एक झटका देता है। अब अगर मैं कहूँ कि ये रस्सी बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि एक कोई पार्टिकल ए है, एक कोई पार्टिकल बी है, एक कोई पार्टिकल सी है, इस तरह मतलब देर आर मेनी पार्टिकल जिनसे मिलकर ये पूरी रस्सी बनी हुई है। ठीक है, अब अगर ए वाला बंदा जो है ना वो इस रस्सी को झटका देता है, अल्टीमेटली आपको नजर आएगा कि ये जर्क ऐसे होगा और ये ऐसे इस तरफ जा रहा हो। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि यहाँ वाली साइड के ऊपर सही हो गया, अब जर्क आगे हो गया, और फाइनली होते 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 आखिर टाइम पे क्या होगा कि ये जो जर्क है ना ये बी पर्सन तक पहुंच जाएगा और बी को अपने हाथ में एक झटका महसूस होगा। और ये हमारा डेली मुशाहिदा है, इसमें कोई कमाल बात नहीं है, ये हम डेली रूटीन में देखते हैं चीजें। अब आप नोट करो तो ये ए पॉइंट था, ठीक हो गया, ये बी पॉइंट था। इसी तरह अब आप देखो तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सी पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये डी पॉइंट है। अब ये बेसिकली आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। अब देखो अगर आप नोट करोगे ना तो बेसिकली ए और बी पॉइंट का जो मोशन है ना उसको और से देखने की जरूरत है। जब तक ए ने झटका नहीं दिया था या ए ने इसको जर्क नहीं दिया था, तब तक आपका ए पॉइंट अपनी पोजीशन पे था। अब जब इसने जर्क दिया तो अल्टीमेटली ए पॉइंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। फिर जब ये जर्क आगे की तरफ चला गया, देखो ये जो बल्ब सा नजर आ रहा है ना, ये जर्क है। जर्क कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। जब ये जर्क आगे चला गया तो अल्टीमेटली ए पॉइंट बी पॉइंट वापस कहाँ आ गए, नीचे आ गए। फिर से देखो, सी पॉइंट इसमें कहाँ गया, ऊपर गया। सी पॉइंट कहाँ चला गया, इसमें ऊपर गया। अगले उसमें जब जर्क और आगे चला गया तो डी पॉइंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये जो मैंने ग्रीन से बनाया ना, जिसके अंदर मैं ये जर्क को दिखा रहा हूँ, ये जर्क बेसिकली क्या है, ये जर्क बेसिकली एनर्जी है। ये जर्क बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ए से बी की तरफ। जब ए ने झटका दिया इस स्ट्रिंग में तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ए से कहाँ चला गया, बी की तरफ चला गया। ठीक है,
और ये जो ए और बी है ये बेसिकली मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ये ए और बी दे आर बेसिकली द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इसको आगे की डायरेक्शन में, या यूं कह सकते हो कि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब देखो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास कौन सी होती है, ये जो पहली मिसाल पड़ी है ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। ये मतलब कई दफा आपको पुराने एमसीक्यू में बेसिक डेफिनेशन पूछी भी मिल जाएगी, क्या कि भाई ये क्या चीज है, ये ट्रांसवर्स वेव से मुराद होती है कोई भी ऐसी वेव जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि एनर्जी खुद जिस डायरेक्शन में जा रही होगी वो बेसिकली आपके पास क्या कर रही होगी, उसके मुकाबले में जो पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, जो एनर्जी के कैरियर्स हैं, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे। इसकी मिसाल कौन सी होती है, हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, विजिबल लाइट रेज, ये सारी की सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसी तरह से और अगर हम इसकी मिसाल लें, हमारे पास जो रिपल टैंक वेव्स होती हैं, रिपल टैंक वेव्स कौन सी होती हैं, वो जो अगर आपने कभी साउंड बोल रहा हूँ, वो जो आपके पास पानी पड़ा होता है ना, अगर आप पानी में कभी कोई पत्थर वगैरह मारो तो एक लहरें सी क्रिएट होती है ना, वो जो रिपल टैंक वेव्स होती हैं वो भी आपके पास सारी की सारी होती हैं। ये जिस मिसाल से मैंने आपको समझाया है, ये कौन सी मिसाल है, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो ये जो वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है ना, ये भी बेसिकली आपके पास क्या है, वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये भी आपके पास बेसिकली किसकी मिसाल है भाई, ये भी आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। अच्छा मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ट्रांसवर्स वेव्स को मीडियम चाहिए होता है फॉर द प्रोपेगेशन या नहीं चाहिए होता, ठीक है, वो एक अलग मिसाल है। ऐसी तमाम वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है ना फॉर द प्रोपेगेशन, that require a medium for the propagation, वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको मीडियम चाहिए होता है फॉर द प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल ये जो वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इन्हें मीडियम चाहिए, रिपल टैंक वेव्स को मीडियम चाहिए, सिमिलरली साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए। यही वजह है कि हमारे पास सन के ऊपर जो कोलिजन्स हो रही होती हैं उनकी आवाज हमें अर्थ पे नहीं आती है। क्यों, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान में क्या मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है। वैक्यूम मींस कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, विच मींस साउंड वेव्स फ्रॉम द सन कैन नॉट ट्रेवल अप टू द अर्थ, ठीक है। ये एक अलग ही कहानी है, ठीक है। तो साउंड वेव्स याद रखिएगा, दे आर मैकेनिकल वेव्स। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ट्रांसवर्स वेव्स सारी ही मैकेनिकल होती हैं या सारी नॉन मैकेनिकल, जैसे इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। दे डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। ये सब नोट्स बनाते जाइएगा भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपकी विजिबल लाइट रेज आती हैं। अब विजिबल लाइट रेज को जाहिर सी बात है कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। यही वजह है कि हमारे पास सन से जो रोशनी होती है वो बआसानी यहाँ तक आ जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ना क्या सीन होता है, जैसे इसके अंदर तो क्या था कि एनर्जी एक डायरेक्शन में जा रही है, और जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से बना के दिखाऊं, इसमें क्या था कि आपके पास जो एनर्जी थी ना वो मिसाल के तौर पे इस डायरेक्शन में जा रही थी, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो वो था पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल या तो ऐसे ऊपर की तरफ वाइब्रेट कर रहे थे, या ये पार्टिकल्स कहाँ वाइब्रेट कर रहे थे, नीचे की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे। यानी कि आपको नजर आ रहा था कि इनके दरमियान का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बेसिकली कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यानी कि दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये बेसिकली हमारे पास होता है जनाबे वाला किसके अंदर, ट्रांसवर्स वेव में। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ना दोनों के दोनों का डायरेक्शन सिमिलर होता है। जैसे बचपन में अगर आपने कभी रिले रेस देखी होगी ना, रिले रेस में क्या होता है, एक बंदा यहाँ 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 होता है, यहाँ कहीं पे कोई आपकी फिनिश लाइन होती है। गौर से समझना, रिले रेस जो है ना वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझाने का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब रिले रेस अगर आपने देखी है तो ये पहला बंदा भागता है, इसके हाथ में कोई डंडा या ऑब्स्टिकल टाइप की कोई चीज होती है, ठीक है। वो अगले वाले को पास करता है,
वो लेके भागता है, वो अगले वाले को पास करता है, वो लेके भागता है, वो अगले वाले को पास करता है, और ये आखिरी वाला बंदा जो है ना, ये कलेक्ट करके इसको लेके जाता है और फिनिश लाइन पे जाता है, तो रेस क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर आप नोट करो कि इसके अंदर ये जो भी स्टिक वगैरह थी जो ये लेके जा रहे थे, दे वर सपोज टू टेक इट फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टिल द फिनिश लाइन। ये जो बेसिकली ये जो मैंने एक्स बनाया हुआ है, ये एक्स बेसिकली आपके पास क्या है, ये एनर्जी के कैरियर्स हैं, यानी कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। भाई ऐसे ही है ना, ये पार्टिकल्स हैं जो कि एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है। और इनके हाथ में जो वो स्टिक है, जिसको मैं डंडा कह रहा था, या स्टिक जो थी, जो ये एक पॉइंट से लेके दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास क्या एनर्जी है जो कि कैरी हो रही है। अब आप नोट करो इसके अंदर क्या आपको नजर आ रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और जो आपके पार्टिकल्स हैं जो उस एनर्जी को लेके जा रहे हैं वो भी इसी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम ये कहते हैं, ये आपके पास कौन सी मिसाल है, ट्रांसवर्स वेव की मिसाल है। क्या मतलब, सच टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ, मैं फिर इसकी मिसाल रियल लाइफ से भी देता हूँ, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इन विच particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of wave, vibrate parallel to the direction of propagation of wave, vibrate parallel to the direction of propagation of wave। इसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास कहला रही होती है जनाबे वाला लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे आपके पास जो साउंड वेव, साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। क्यों, क्योंकि साउंड वेव के अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे कोई बंदा कुछ बोलता है, ठीक है, कोई बंदा जो है ना वो कुछ बोलता है, या कोई स्पीकर है वहां से कोई आवाज आ रही है, अब रास्ते में क्या होते हैं आपके पास, इस तरीके से ये पार्टिकल्स होते हैं एयर के, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को कैरी करते हैं और इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हुए अगले को एनर्जी पास करते हैं, फिर अगला वाला एनर्जी अगले को पास करता है, इस तरीके से ये कार्रवाई चलती है। इस तरीके से एनर्जी होते होते यहाँ पे कोई भी बंदा जिसका एयर मौजूद होगा या कान मौजूद होगा, वो ये साउंड सुन सकता है जो एनर्जी वहां से ट्रेवल करती हुई यहाँ तक आएगी। यानी कि जो ये आपके पास एयर के पार्टिकल्स हैं, ये आपके पास कह सकते हो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, क्योंकि साउंड भी ऐसे ही फ्लो कर रही है आपके पास, और ये पार्टिकल्स भी इसी तरह से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते चल रहे हैं, ठीक है। इनकी जो हमारे पास अब दोनों की जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स की, तो उसको हम बेसिकली कुछ इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले सर अपने पास ट्रांसवर्स वेव की रिप्रेजेंटेशन देख लो, क्योंकि आगे बहुत जगह पे हमने इसको काम में लेकर आना, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना एक ट्रांसवर्स वेव की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारे पास मीन लाइन कहलाती है, या इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, या इसको हम मीन पोजीशन की लाइन कहते हैं। मतलब देखो समझो जरा, वापिस आओ, ट्रांसफर वेव कहाँ था, ये रहा। इसके अंदर ये जो ए का अभी पोजीशन है ना, ये ए की ये वाली पोजीशन जो है ना, ये वाली पोजीशन, ये ए की पोजीशन जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास कहला रही होती है मीन पोजीशन या रेफरेंस पोजीशन। अब आपका जो ए है ना, वो इससे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये जैसे यहाँ देखो, अब मेरे पास अगर ये एयर का मॉलिक्यूल है जो हम नीचे बात कर रहे थे यहाँ कहीं पे, ये मेरे पास एयर का मॉलिक्यूल है। ये एयर का मॉलिक्यूल मान लो वाइब्रेट करके इधर आता है इस पोजीशन पे, और फिर वाइब्रेट करके इधर आता है इस पोजीशन पे। तो ये जहाँ पे अभी मौजूद है ना, ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है, या रेफरेंस पोजीशन है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन होती है। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये आपके पास क्या है, दिस इज नोड। नोड क्या होता है, नोड वो पोजीशन है जहां पे आपका जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है, आप कह सकते हो उसकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। सिमिलरली ये भी नोड है, सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी आपके पास नोड है। अच्छा ये क्या है, ये आपके पास एंटी नोड है जिसके ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये भी क्या है, ये भी एंटी नोड है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यानी कि एक बार वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑन द पॉजिटिव साइड, एक बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऑन द नेगेटिव साइड। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि एंटी नोड्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे भाई एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
एंटी नोड्स क्या है? एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली नोड्स क्या है? नोड्स आर द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। नोड्स क्या है? नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पे पार्टिकल की, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ठीक है, अच्छा जनाबे वाला, आगे देखते चलो। और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो एक होता है जनाब आपके पास क्रस्ट, और एक होता है जनाब आपके पास ट्रफ। ये सब चीजें नोट करते जाना, ठीक है। क्रस्ट को हम लोग जो है ना, याद रखिएगा, इसकी जब हम रिजेम्बलेंस देते हैं, इसको हम यूं भी कहते हैं। ये हमारे पास होता है कैमल लाइक स्ट्रक्चर, कैमल हम्प लाइक स्ट्रक्चर, ज्यादा बेहतर है। कैमल, जो आपने कभी अगर ऊंट देखा हो ना, ऊंट ऊंट के जो पीठ पे, कमर पे जो कोहान सा बना हुआ होता है, तो वो बेसिकली हम कहलाता है, कैमल हम्प लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है, ये बेसिकली आपके पास कहलाता है वेली लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आपके पास? दिस इज अ वेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वेली लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, ये जो आपके पास पूरी की पूरी एक, ये जो पूरी मैंने बनाई है ना, इसमें एक क्रस्ट आ रहा है, एक ट्रफ आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास होती है ना चीज, ये हमारे पास होता है वन कंप्लीट साइकिल। ये क्या होता है? एक कंप्लीट साइकिल होता है जिसकी लेंथ जो होती है ना, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारे पास, अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी और है, उसको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू में आएंगी। ठीक है, नहीं आएंगी तो न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगी कहीं ना कहीं। एक हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? वही जो हमने एसएचएम में भी बात की थी, कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में बॉडी जितने भी साइकिल्स मुकम्मल करेगी, उसको हम कहते हैं जनाब फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से हमारे पास एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है जनाब? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं जनाब? उसको हम कह रहे होते हैं टाइम पीरियड। और हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आपने टाइम रखा हुआ है फिक्स 1 सेकेंड का, और नंबर ऑफ साइकिल्स फ्री छोड़े हुए हैं। ठीक है, टाइम पीरियड में आपने नंबर ऑफ साइकिल फिक्स किए हुए, जबकि टाइम को फ्री मूव या फ्री हैंड दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास था। अब एक ऐसी इक्वेशन जो कि वेव की इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि वी को, एफ को और लैम्डा को आपस में रिलेट करती है, तो दिस इज गिवन बाय वी इक्वल्स एफ लैम्डा। यहां से एक और चीज जरा अपने पास करेक्ट कर लेंगे, ये आपके पास तीनों की तीनों आपस में रिलेशन आ रही है। ठीक हो गया, v इक्वल्स एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। क्लियर हो गया? इसमें v से मुराद वेव की स्पीड है, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा से मुराद वेवलेंथ है। अगर यही पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आके लगाऊंगा, जिसमें आपकी लाइट भी आती है, तो अल्टीमेटली यही पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, सी विल बी इक्वल टू न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सी, वही जिसको आप स्पीड ऑफ लाइट कहते हो ना, 3 × 10⁻⁸ ये वही आपके पास है। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यही स्पीड होती है। और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, वही आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड तरीका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखिएगा, ये फोटोन से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो है। तो देखते चलो, आर स्टैंड फॉर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। और जो मैंने ऊपर एरो बनाया ना, ये बताने के लिए बनाया, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ना, एनर्जी बेसिकली बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और वेवलेंथ क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और ये सारा का सारा वो जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ाई थी, ई इक्वल्स एच न्यू या एच एफ या एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, वहां से उठ के आया है। ठीक है, ये वैसे ही मैंने बता दी हूँ कि ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, और कभी कभार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो पहचान होती है ना, वो भी आपसे यहाँ से वो पूछ सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम मैटर वेव्स कहते हैं, ये भी समझ लो जरा। एक आध दफा एमसीक्यू में ये भी पूछा गया है
जब हमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा था तो हमने मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमने डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस पढ़ा था, जो वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करता था। जो हमने ये पढ़ा था, हमने ये बात की थी कि यार कोई भी जो अगर जो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस है ना, जिसको आप डी ब्रोगली कहते हो, वो हमने क्या बात पढ़ी थी, वो हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास जैसे लाइट जो कि वेव इन नेचर है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी दूसरे मास रखने वाले पार्टिकल्स जो कि एक्चुअल में पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी कि जो मैटर है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो वो वेव जो किसी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है वो मैटर वेव कहलाती है। वेव दैट इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल एज पर डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, वेव that is associated with a moving particle, wave that is associated with a moving particle, ठीक है, एज पर डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जो आपके पास डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो अपना ये एसोसिएटेड, ठीक है, वेव जो कि डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के एसोसिएटेड है ना मूविंग पार्टिकल के साथ, वो आपके पास क्या कहला रही होती है जनाब, हमारे पास मैटर वेव्स, ठीक है। जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो जो हाई स्पीड के ऊपर दे बिहेव लाइक अ वेव। जैसे बहुत मशहूर है अपना डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली किस तरह से बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा होता है जनाबे वाला एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज ए वेव, ठीक है। तो याद रखना डेविजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट इसी बात का सबूत है, डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस की वैलिडेशन है कि इलेक्ट्रॉन जो कि मास रखता है, जो कि एक पार्टिकल है, वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास ना एक दो चीजें और आती हैं, ये आप उस वक्त भी पढ़ोगे इंशाल्लाह जब आप वो पढ़ोगे, नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे भी आती है, इसलिए मैंने बोला यही हम यहाँ पे भी बता दिया जाए। अब ये हमारे पास होती है जनाब वाला इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव में ना आपके पास दो होती है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है जनाब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, समझते जाना। देखो भाई साहब, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि दो वेव्स आपस में मिले और एक बड़े एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस हो जाए। सर ये वेव का एम्पलीट्यूड तो आपने बताया ही नहीं था। देखो ये देखो, ये जो आपके पास इसको किससे बनाए ये इससे बनाते हैं, चलो ठीक है। ये जो आपके पास डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा ये वाला ये डिस्टेंस, ये यानी कि ये एंटी नोड का इधर से लेके ये पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपके पास कहलाता क्या है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एम्पलीट्यूड के बारे में बात की थी कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ये बेसिकली क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जिसके अंदर दो वेव्स आपस में मिले और एक बड़े एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस हो जाए। यानी कि हम इसको यूं कहते हैं कि जो ओवरऑल इफेक्ट है ना, जो ओवरऑल इफेक्ट है वो ऐड हो रहा होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होती है कि अगर दो वेव्स मिले और जो ओवरऑल इफेक्ट है ना आपका, वो बेसिकली क्या हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। यानी कि आपका ओवरऑल इफेक्ट जो है ना वो कम हो रहा हो। यानी कि ओवरऑल इफेक्ट कम होने से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे एक वेव थी, उसका जो एम्पलीट्यूड था वो 2 था, एक वेव थी उसका एम्पलीट्यूड 5 था। अब मिसाल के तौर पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर मिसाल के तौर पे आपका आ रहा है, लेट से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, आपका आंसर आ गया लेट से ऐसे कर लो कि आपका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। एक वेव 5 की थी, एक वेव 2 की थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद आंसर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। यानी कि जो छोटी वेव थी उससे भी छोटा रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से जब बड़ी वेव है यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वही 5 और 2 वाले का, तो रिजल्टेंट आ रहा है लेट से 7, यानी कि ओवरऑल इफेक्ट ऐड होके आ रहा है, ठीक है। अब ये हमने इसकी कंडीशन भी देखी होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो m लैम्डा के बराबर है। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ लेना। जैसे सपोज करो मेरे पास एक वेव ऐसी है, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे से एक वेव और शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपके पास जब ये ओवरलैप करेगा तो क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा और ट्रफ पे क्या आएगा, ट्रफ पे आएगा, ऐसे ही है, क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा और ट्रफ पे क्या आएगा, ट्रफ आएगा, ठीक है। याद रखिएगा इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना होता है उसके लिए लाजमी है कि आपके पास
सेम मीडियम के अंदर ये वेव प्रोपेगेट कर रही हो और फ्रीक्वेंसी भी कैसी हो, सेम हो। अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी तो अल्टीमेटली फिर बीट्स का फिनोमेना होता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेसिकली तब होती है जब आपके पास क्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट आता है और ट्रफ पे ट्रफ आता है। यानी कि इसको आप यूं भी कह सकते हो कि आपके पास लाइक पार्ट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, लाइक पार्ट्स ओवरलैप। और ये तभी होगा अगर जो पाथ डिफरेंस है ना आपका, ये पाथ डिफरेंस या तो है ही नहीं, 0 लैम्डा है, या 1 लैम्डा है, या 2 लैम्डा है, या इस तरीके से चलते चलते अप टिल m लैम्डा है। क्यों? देखो, ये मान लो एक वेव है, इस तरह चल रही है, ठीक है। दूसरी वेव यहां से शुरू हुई, इस जगह से, सही हो गया, यहां से शुरू हुई। अब ये पूरा का पूरा पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस के मुराद ये होती है एक वेव के मुकाबले में दूसरी वेव कितना बाद में स्टार्ट हो रही है। अब देखो, पूरा जब एक वेव छूट गई ना, 1 लैम्डा हो गया, तब भी क्रस्ट पे क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है, और ट्रफ पे क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। हमेशा जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ छूटेगा ना, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में का क्या मुराद है, अनलाइक पार्ट्स ओवरलैप करेंगे। अनलाइक पार्ट्स के ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है कि क्रस्ट पे ट्रफ आएगा, ट्रफ पे क्रस्ट आएगा, ठीक है। और ये तब होता है जब इस तरीके का आधी वेव छूटी हुई हो, या 3 लैम्डा बाय 2 हो। देखो 2 लैम्डा बाय 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, वो लैम्डा बच जाएगा, सही है। 5 लैम्डा बाय 2 हो। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ ना, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये ऑड इंटीग्रल, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है बच्चे। ये क्या बन रहा है, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है। चेक करो ना, 135, ये बेसिकली क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। अब इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, पार्ट डिफरेंस क्या है, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, इसको लिखने के भी दो तरीके होते हैं। नंबर एक, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2n+1, ठीक है। एक तरीका लिखने का ये है। एक तरीका है 2n-1। बस फर्क क्या होगा, ऑड इंटीजर की बात कर रहा हूँ, ऑड इंटीजर को ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे तो लैम्डा बाय 2 तो दोनों में ही आएगा। ऑड इंटीजर को लिखने का ये तरीका है। सर दोनों में फर्क है, अभी आपको फर्क समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप n को 0 से स्टार्ट कर रहे हो, n को 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये ऊपर वाला लिखोगे, क्योंकि जब आप n की जगह पे 0 पुट करोगे, 2 0 तो ये लैम्डा पॉइंट यानी कि पहली कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह अगर आप n को 1 से स्टार्ट करोगे, तब आप नीचे वाला लिखोगे, 2 1 2 - 1 1, ठीक है, इस तरह बन जाएगा ये। अमूमी तौर पे जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो हम फिर n=1 स्टार्ट करते हैं, और अगर 0 से स्टार्ट करना है यानी कि कोई होल नंबर है, फिर हम ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे दिल करे लिखना चाहो वैसे आप इसको लिख सकते हो। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी n=0 से हमने स्टार्ट किया हुआ, तो बेहतर है यहाँ पे भी हम स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो अगर मैं पार्ट डिफरेंस को जनरलाइज करूँ ताकि यहाँ लिख सकूँ इसको मैं, जैसे m लिया हुआ था ना, m ले लो, n ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एक ही बात है। 2m+1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस 2 को ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा, दिस विल बी 2m+1 होल डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, लैम्डा। अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर देता हूं, तो m+½ लैम्डा। क्लियर हो गया? यानी कि इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, m+½ लैम्डा। ये इसकी पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन है, या इसी को आप यूं भी लिख सकते थे, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। 2m+1 into lambda by 2 is the path difference for what? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि ओवरऑल इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। यानी कि अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझो ना, तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट होता है ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही होती है। ठीक हो गया जनाब, ये हमारे पास था। अब इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडिंग वेव्स का। स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और दो वेव्स एक दूसरे का इफेक्ट बिल्कुल नलीफाई कर दें। अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और दो वेव्स एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर दें, उस केस में आपके पास स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है कि आपने वेव्स को दोनों तरफ से बाउंड किया हुआ, और वेव्स कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे एक आपके पास होती है ना ट्रेवलिंग वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव्स, तो ये उसका ऑपोजिट है। मान लो आपने वेव्स को बाउंड कर दिया, अब अगर आप इसके दरमियान में कोई वेव प्रोड्यूस कर भी दोगे ना, मान लो आपने यहाँ पे एक अदर क्या करी, वेव प्रोड्यूस कर दी, तो अगर आप वेव प्रोड्यूस कर भी दोगे तो वो वेव आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, वो वेव वहीं पे रहेगी।
ठीक है, क्लियर हो गया ना। वो वेव आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, वो वेव वहीं पे रहेगी। मिसाल के तौर पे आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक कोई वेव प्रोड्यूस करी इस तरह की। अब ये वेव जो है ना आगे प्रोपोगेट नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगी, ये वेव यहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो करके अपनी तमाम एनर्जी को लूज कर देगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये होती है, अगर आप मिसाल के तौर पे कोई रबर बैंड लो, उसको एक तरफ से काट दो और उसको एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, देन उसे आप सेंटर से प्लग करो। तो जब आप उसे सेंटर से प्लग करोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, आप देखोगे वो वहीं पे वाइब्रेट करके अपना पूरा का पूरा जो कहानी है ना वो लूज कर देगी। ठीक है, मतलब एनर्जी लूज कर देगी। तो ये वही स्टैंडिंग वेव्स है कि जब दो वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड, देखो इक्वल एम्पलीट्यूड क्यों कह रहे हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड इसलिए कह रहे हैं कि जितना एम्पलीट्यूड इसका ऊपर होगा उतना एम्पलीट्यूड अगर सामने वाले का नीचे होगा, जाहिर है तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद नेट इफेक्ट क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। भाई अगर ऊपर वाली वेव 5 की है, नीचे वाली वेव 2 की है, तो कंप्लीट कैंसिलेशन कभी होगी नहीं। हाँ, ऊपर वाली वेव +5 है, नीचे वाली वेव उस लम्हे ट्रफ आ रहा है -5, तो कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगी। तो याद रखना, when two waves of equal amplitude and frequency traveling through the same medium but in the opposite direction, ताकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो। सुपर इम्पोज, जब सुपर इम्पोज करती है मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, इंटरफेयर करती है, द रिजल्ट इज अ वेव व्हिच डज नॉट ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट में एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है जो किसी भी तरफ ट्रेवल नहीं करती, ये कहलाती है जनाब स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। तो मैंने वही बात बता दी आपको, स्टैंडिंग वेव जो है ना वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती हैंगी। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से हमारे पास कुछ चीजें समझने वाली, उसके बाद मैं आपको इसके फॉर्मूले बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो थी ना वो ट्रांसवर्स वेव की मिसालें थी जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ऐसे ही ना। अब ये हमारे पास होता है जनाबे वाला नोड का पॉइंट, नोड N1, ये नोड N2 था, ये नोड N3 था, अगर याद होगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास होता है, ये पूरी की पूरी चीज, ये हमारे पास एक पूरा वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ दूं, दो बराबर हिस्सों में तोड़ने से मुराद ये हो जाएगी कि मेरे पास एक यहाँ पे आ रहा है, गौर से देख लें, एक हिस्सा ये बन जाएगा, और इसी तरह से मेरे पास एक हिस्सा यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे दो हिस्से बन गए। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है λ/2। ये ग्रीन वाला एक पार्ट कितना है, λ/2। यानी कि मुझे यहाँ से एक चीज नजर आ रही है, और वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is distance between two consecutive nodes is λ/2। दो बैक टू बैक नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है, λ/2 आ रहा है। अच्छा, इसी को जरा एक और तरह से देखो, फिर आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी। ये मान लो मेरे पास वही वेव है जो भी ऊपर थोड़ी देर पहले बनाई थी ना, इसके अंदर ये वही है भाई, ये नोड है, नोड N1, ये N2 नोड, ठीक है, ये N3 नोड। अगर मैं इसमें एंटी नोड मार्क करूं तो ये एक एंटी नोड है A1, ये एक एंटी नोड है A2। अब अगर मैं इसके अंदर क्वार्टर डिजाइन करूं, क्वार्टर का मतलब इसको 1/4 में, तो ये एक क्वार्टर हो गया, ये दूसरा क्वार्टर हो गया, ये तीसरा क्वार्टर हो गया, ये चौथा क्वार्टर हो गया। क्लियर हो गया, इस तरीके से क्वार्टर क्वार्टर बन गया ये। तो अगर मैं बराबर हिस्से कर दूं इसके, तो अल्टीमेटली ये जो ये है, ये कितना बनता है, λ/4 बनता है, क्योंकि मैंने पूरी वेव के 4 टुकड़े करे तो एक क्वार्टर λ/4 है। यानी कि आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन, ये सब एमसीक्यूज हैं भाई पुराने, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड इज λ/4। तो जनाब डिस्टेंस जो नोड और एंटी नोड के दरमियान में वो कितना है, λ/4। सर दो एंटी नोड का नहीं बताया आपने, दो एंटी नोड का भी सुन लीजिए अब जरा। ये देखो भाई, इसमें दो क्वार्टर आ रहे हैं, उसका मतलब λ/4 एक क्वार्टर का, λ/4 दूसरे क्वार्टर का, जमा करोगे आंसर आएगा λ/2, 2 λ/4 हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर देना, तो क्या बन गया, यही λ/2। दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स। तो जनाब दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान का भी डिस्टेंस कितना आता है, λ/2 आता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास थी कुछ चीजें। अब आपके पास जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अब स्टैंडिंग वेव्स के जो फॉर्मूले हैं वो देखते चलो जरा। अब स्टैंडिंग वेव में अपने पास जो गेम है ना वो कुछ इस तरह का है ठीक है। अब
ये हमारे पास सेंटर में जो है ना ये मौजूद है। ये वही रबर बैंड अपने जहन में मिसाल के तौर पे लिया ना, और आपने उसको क्या किया, सेंटर से प्लग किया। सेंटर से प्लग करोगे भी इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ये तुम्हारे पास नोड है, ठीक है। और ये जो भी आपने वाइब्रेट किया, इसको भी आपने एक सेगमेंट में वाइब्रेट करा, ठीक है। ये एक सेगमेंट, दो सेगमेंट की वाइब्रेशन से क्या मुराद होती है कि आप सेंटर से इसको ऐसे होल्ड करते। मैं मिसाल के लिए बना के दिखाता हूँ। मान लो ये यही चीज थी, अगर मैं इसको सेंटर से ऐसे होल्ड करता तो दो सेगमेंट की वाइब्रेशन इस तरह से होती, एक सेगमेंट यहाँ वाइब्रेट कर रहा होता और एक सेगमेंट यहाँ वाइब्रेट कर रहा होता, ये दो सेगमेंट हो जाती, ठीक है। पहले बता रहा था मैं वैसे। अच्छा, एक सेगमेंट है और दो नोड्स हैं। आप हमेशा ये चीज नोट करोगे कि आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे ना स्टैंडिंग वेव से कॉन्सेप्ट के अंदर, ये बेसिकली आपके जितने भी सेगमेंट्स होंगे ना उसके मुकाबले में एक ज्यादा होंगे। अगर एक सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है तो नंबर ऑफ नोड्स दो होंगे, नोड्स, ठीक है। अगर दो सेगमेंट में वाइब्रेशन हो रही है तो आपके नंबर ऑफ नोड जो होंगे ना वो तीन हो जाएंगे। इसी तरह अगर चार सेगमेंट में वाइब्रेशन हो रही है तो आपके जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो पांच हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो हमें फॉर्मूला आता है, F1 equals V upon 2L, where L is the length of the string, ठीक है। ये आ गया जनाब। इसी तरह lambda n equals 2L upon n। n जो है ना वो आपके पास यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स को। n शो करता है किसको, ये जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं ना दे आर रिप्रेजेंटेड बाय n। यहाँ क्लियर है। यानी कि अक्सर सवाल में कहता है इतने लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है, इतने सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, इतने पोर्शन में वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह हम एफ एन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। एफ एन इक्वल्स एन मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन टू एल, और हमें पता है वी अपॉन टू एल किसकी वैल्यू है, वी अपॉन टू एल आपके पास एफ वन की वैल्यू है, यानी कि ये बन गया। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास जो nth लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी, सजना हमारे पास जो ये डिस्टर्बेंस आई थी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि ये आ गया एफ एन इक्वल्स एन टाइम्स ऑफ एफ वन। अब उसके अंदर ये बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है इसके अंदर के जो nth लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि nth सेगमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, थर्ड की फोर्थ की, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एफ वन का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे जरा समझिएगा यहाँ पे, अगर आपके पास एफ वन 5 हर्ट्ज है तो एफ टू आपको मतलब एक्सपेरिमेंटली निकालने की जरूरत ही नहीं है। एफ टू आपको डायरेक्टली पता चल गया कैसे, 2 × 5 यानी कि 10 हर्ट्ज हो जाएगी। सिमिलरली एफ थ्री आपको एक्सपेरिमेंटली निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा, यानी कि 3 × 5 कितनी हो जाएगी, 15 हर्ट्ज एंड सो ऑन। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो हाई या हायर ऑर्डर की, या जो हम यूं कह सकते हैं जो हायर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज हैं, दे आर बेसिकली एन इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या है आपके पास, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेस फ्रीक्वेंसी, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई आगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है तो ये बहुत अहम चीज है, ये वाली चीज जो है ना, इसी के ऊपर हमारा पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर एनालिसिस इसी पे बेस करता है पूरा, ठीक है। तो ऐसी तमाम फ्रीक्वेंसीज, गौर से सुनना हम जरा, ऐसी तमाम फ्रीक्वेंसीज यानी कि ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे का वो हो गई ना, जैसे एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, अप टिल एफ एन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, एफ वन मल्टी मतलब 2F1 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, ये पूरा ऐसे ही है ना, 4F1। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सीरीज है ये सब बेस मल्टीपल ही किसका आ रहा है, ये सब F1 का मल्टीपल आ रहा है। अब याद रखिएगा, ऐसी तमाम फ्रीक्वेंसीज की लिस्ट या ऐसी तमाम फ्रीक्वेंसीज की सीरीज जो कि एक बेस फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होती है, ऐसी तमाम फ्रीक्वेंसीज को हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं या ओवरटोन्स कहते हैं। ये जुमला याद रखिएगा, जितने लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत लकी लोग होंगे खैर तो वो, लेकिन जितने भी लोग होंगे ऐसे तो वो हार्मोनिक्स दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। कि कैसे हम लोग पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर ग्रिड में थर्ड हार्मोनिक को सप्रेस करते हैं, कैसे जो हमारी ट्रांसफार्मर की डेल्टा बाइंडिंग होती है उसके जरिए हम हार्मोनिक सप्रेस कर रहे होते हैं, कैसे हम लोग जो हमारा एनर्जाइजिंग करंट होता है, इनरश करंट होता है, उसमें सेकंड थर्ड हार्मोनिक को ब्लॉक कराते हैं, रिले ऑपरेट कराते हैं, वो सब यही चीज है क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी की सीरीज है
जो एक बेस फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल हो। इसमें F1 आपकी जो है ना ये बेस फ्रीक्वेंसी है, बाकी की आगे वाली तमाम फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इनका मल्टीपल है। ये आपके पास कहला रही होती है जनाब वाला क्या, हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स, ओवरऑल पूरी सीरीज, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जो F1 है ना जिसको मैंने V/2L लिखा था, ये आपके पास कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बेस फ्रीक्वेंसी है, बाकी सारी इसके आगे वाली हैं। इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, क्योंकि ये बारिश का पहला कतरा है, यानी कि यहीं से सीरीज स्टार्ट हो रही है। या इसको हम जीरोथ ओवरटोन भी कहते हैं। ओवरटोन जो है वो हार्मोनिक से एक स्टेप पीछे चलता है। इसी तरह अगर मैं F2 की बात करूंगा तो F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा जनाबे वाला मेरे पास सेकेंड हार्मोनिक, या इसको मैं कह सकता हूं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। या तो ये बन जाएगा, या इसको मैं कह सकता हूं ये क्या है बेसिकली मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर हो गया, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अगर मैं अब इसको जर्नलाइज कर दूं ना उठ के, जर्नलाइज में, तो Fn जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जनाब nth हार्मोनिक, या n माइनस वन एथ ओवर टोन, n-1th ओवर टोन, ठीक है। एक स्टेप पे आपके पास क्या चल रहा है, एक स्टेप ये आपके पास पीछे चलता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक हमने लेमडा एन का फॉर्मूला भी पढ़ दिया, लेमडा एन बराबर है 2L/n के। तो अगर आप यहां से देखोगे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। देख लो एफ का एन के साथ रिलेशन कैसा दिखता है, डायरेक्ट, और लेमडा का एन के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होती जाती है जनाबे वाला, कम होती जाती है। तो इस चीज का ख्याल करना, ठीक है, कि आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ क्या होती जाएगी आपके पास, कम होती चली जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और आपसे पूछता है, एक चीज और आपसे पूछता है यहाँ पे, अब वो भी देखते चलो। यहाँ पे जो एक और चीज आपसे वो पूछता है, यहाँ पे वो आपसे एक और चीज जो बोलता है, ये वो बेसिकली आपके पास होता है ये वी का फॉर्मूला। ये वी का फॉर्मूला क्या है, वी है क्या चीज, पहले तो ये समझ लो। वी से मुराद है वेलोसिटी ऑफ द वेव। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द वेव जो यहाँ पे है ना ट्रेवलिंग वेव्स के अंदर, याद रखना वेलोसिटी ऑफ द ट्रेवलिंग वेव्स ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी इटसेल्फ इज, सर v इक्वल्स एफ लेमडा भी तो हमने पढ़ा था बेटे। इस तरह तो जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं उसमें हमने v इक्वल्स आई आर भी पढ़ा होता है। तो इस तरह देखने पे तो रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल ऐसे तो नहीं होता कि रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करे। रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, मटेरियल की नेचर पे, लेंथ पे, एरिया पे, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही होती, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेवलिंग वेव है ना, ये बेसिकली इस तरह से आती है, v इक्वल्स टी डिवाइडेड बाय म्यू, √T/म्यू। अब सर ये क्या भला है, चलो अभी निकालते हैं। देखो हमारे पास ना एक चीज होती है जिसको हम सोनोमीटर कहते हैं। ये बेसिकली सोनोमीटर से ड्राइव हुआ हुआ कॉन्सेप्ट है, मैं उसी को समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक कोई वो है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये हमारे पास जो है ना एक कोई सपोर्ट है, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ना इस तरीके से एक कोई स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया। ये स्ट्रिंग ऐसे होता हुआ गया, यहाँ पे कोई पुली कनेक्ट हुई हुई है, और इस पुली के साथ यहाँ पे आपने कोई वेट हैंग किया, ठीक है। अब ये जो वेट हैंग किया हुआ है, ये जो वेट है, ये वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस वेट का फॉर्मूला क्या है, W = mg। इसकी वजह से स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, टेंशन T इन द स्ट्रिंग अपवर्ड। यानी कि पहली चीज तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो टेंशन है, this tension is due to the suspended weight। ये टेंशन किस वजह से हमारे पास है, ड्यू टू द सस्पेंडेड वेट। चलो, अब ये हमारे पास जो है ना, ये जो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही है तो हमें नजर आ रहा है इट इज ड्यू टू द सस्पेंडेड वेट, क्योंकि जाहिर है आपने स्ट्रिंग को पुल किया है, तो उस पुलिंग के नतीजे में उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स आ रही है। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी। याद रखना ये एम वो मास है जो आपने सस्पेंशन पेन में रखा हुआ है, ये सस्पेंडेड मास।
दिस इज द मास दैट इज सस्पेंडेड, इसलिए मैं इसको MW लिख देता हूँ। ये मास वेट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से टेंशन आ रही है। अब जाहिर है इस स्ट्रिंग की भी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई लेंथ है, इसको मैं LS से रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो म्यू है ना, ये बेसिकली आपके पास होती है लीनियर मास डेंसिटी। ये समझ लो आपके पास स्ट्रिंग का एक कांस्टेंट है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपके पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है जनाब लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। इसको हम इस तरह लिखते हैं जनाब, क्या, म्यू इक्वल्स मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर। यानी कि आपने जो आपके पूरे स्ट्रिंग का मास था, जब आप उसको पूरी लेंथ के ऊपर स्पेसिफाई कर दोगे ना, यानी कि इसको मिसाल से समझ लेते हैं। देखो मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ना, एक ये जो स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग का मास था 1 ग्राम, और आपकी जो इसकी लंबाई थी ना वो थी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, तो 1/10 का मतलब आता है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। आगे किलोग्राम पर मीटर में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए एग्जांपल दिया मैंने। इससे ये पता चल रहा है कि जो स्ट्रिंग है ना, उसमें हर एक सेंटीमीटर का मास कितना है, 0.1 ग्राम, या 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपके पूरे स्ट्रिंग के ऊपर। ये चीज थी। यहां से आप कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए ना कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेवलिंग वेव्स फंक्शन है किस चीज का, तो आप बोलोगे दो चीजों का है। एक, जो टेंशन इन स्ट्रिंग होती है, और वो कहां से आती है, वो वेट से आती है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, और m के साथ w क्यों लगा रहा हूँ, वो सस्पेंडेड वेव है। और ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, वो क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहां से आती है। अक्सर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने देगा एग्जाम में। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से हमारे पास आता है। अब हमें एक चीज पता थी, अभी हमने पढ़ा था, F1 बराबर था V/2L के। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F1 विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय 1/2L। अगर मैं इसमें आगे चलूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू F1 विल बी इक्वल टू V की जगह पे क्या आ जाएगा, √T/μ मल्टीप्लाई बाय 1/2L। थोड़ा सा अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख लूं, तो F1 विल बी इक्वल टू 1/2L √T डिवाइडेड बाय म्यू। ये बेसिकली आपकी वर्किंग इक्वेशन होती है सोनोमीटर की। सर सोनोमीटर क्या होता है, वो जो ऊपर अभी एक डिवाइस बना के दिखाई थी ना, इसमें पुली लगा हुआ था, ये वाली डिवाइस होती है, ये सोनोमीटर होता है। सर सोनोमीटर होता क्या है, सोनोमीटर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप बेसिकली वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होते हो। ठीक है, कि वेव की जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो आप सोनोमीटर की मदद से ही पढ़ते हैं। ठीक है, कि वेव की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, और FN इक्वल NF1 वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहीं से विजुअलाइज करते हैं। पहले जमाने में तो ये हमारे कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल भी हुआ करता था। मैंने खुद आदमजी कॉलेज से जब पढ़ा था, तो उसके अंदर ये प्रैक्टिकल मौजूद था। इसमें हम लोग जो है ना, वो ये फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते थे। अब पता नहीं है या नहीं। यहाँ से हमारे पास बरन ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ सोनोमीटर। अब यहाँ से हमारे पास जो है ना, वो सोनोमीटर के लॉस ड्राइव होते हैं। लॉस ड्राइव होने से क्या मुराद है भाई, सोनोमीटर के सोनोमीटर जो है ना, वो बेसिकली किन लॉस पे काम करता है, तो ये भी आपसे पूछते हैं MCQ में। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बनाना है बस। फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स, एक्सेलेंट। फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, लेकिन वो रूट के अंदर है। फ्रीक्वेंसी का लीनियर मास डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स, और वो भी किस में आ रहा है, रूट के अंदर। अब वो आपसे पूछता है कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। आपसे पूछेगा मिसाल के तौर पे कि भाई अगर मैं लेंथ को 2 टाइम बढ़ाता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स कम हो जाएगी, सिंपल। यहां से अगर आपसे पूछता है मिसाल के तौर कि अगर मैं टेंशन को 2 टाइम्स बढ़ाता हूँ, टेंशन को 2 टाइम बढ़ाता हूँ, तो याद रखना फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स कम होगी, सॉरी √2 टाइम बढ़ेगी। अबे कम क्यों होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब √2 होता है ना 1.414, यानी कि अगर टेंशन को ट्वाइस करोगे तो फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स बढ़ेगी, यानी कि 1.4 टाइम बढ़ेगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी को 2 गुना बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो टेंशन को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। टेंशन को जब आप 4 टाइम बढ़ाओगे, तब जाके जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो 2 टाइम बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपके पास मिसाल के तौर पे अगर आप लीनियर मास डेंसिटी को बढ़ाते हो 4 गुना, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी जनाब √4, यानी कि 2 टाइम्स। अगर आप म्यू को बढ़ाते हो 2 टाइम्स,
तो फ्रीक्वेंसी कम होगी √2 टाइम, यानी कि 1.414 टाइम्स कम होगी। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे अक्सर आपसे पूछ रहा होता हैगा। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। तो बता दो जल्दी से, फिर हम आगे एयर कॉलम या एयर कॉलम्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, और फिर हमारा जो वेव का पार्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद द साउंड पार्ट। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो एयर कॉलम पाइप्स है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है आपके पास जो है ना वो तीन तरह के केसेस हैं इसमें। देखो, एक केस हमारे पास ये होता है कि जिसके अंदर आपके पास जो दोनों एंड्स होते हैं ना वो ओपन होते हैं, एक केस आपका। दूसरा केस ये होता है कि इसमें आपके पास जो दोनों एंड्स होते हैं ना वो क्लोज होते हैं। दोनों एंड्स क्लोज वाला तो हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों एंड्स क्लोज वाला हो गया, दोनों एंड्स क्लोज है। एक केस ये होता है जिसमें आपके पास ना एक एंड ओपन होता है और एक एंड आपके पास क्लोज होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों एंड ओपन और दोनों एंड क्लोज वाला तो सबसे आसान है समझना पड़ना, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी अभी। जो अभी स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूले ड्राइव किए थे ना, वो सारे आपके पास लग जाएंगे यहाँ। ठीक है, अभी देखता चलो जरा। अब हमारे पास ना इसमें सीन क्या है, देखो जरा अभी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है बोथ एंड्स ओपन। ये आपके पास शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल करते हुए फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के अंदर रेजोनेंस ट्यूब का एक प्रैक्टिकल करा होगा। ये वही चीज है बस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बोथ एंड्स क्लोज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वन एंड क्लोज। ठीक है, वन एंड क्लोज, एक एंड क्लोज है इसका और एक एंड क्या है जनाब वाला, ओपन है। अच्छा, अब आपके पास जब इसमें आप साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हो ना, तो होता क्या है, आपके पास जो ओपन एंड होता है ना, जो ओपन एंड होता है, ओपन एंड पे हमेशा याद रखना एंटी नोड बनता है। ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड, क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं एयर के, उनको मैक्सिमम वाइब्रेट करने की जगह मिल रही होती है, या आप यूं कह लो कि साउंड को मैक्सिमम फैलने की जगह मिल रही होती है। जो आपका क्लोज एंड होता है, क्लोज एंड पे हमेशा याद रखना क्या बनता है आपका, नोड, क्योंकि वहां पे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंसंट्रेट हो रहे होते हैं या रुक रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये आपका बोथ एंड ओपन वाला सीन है, और ये आपका बोथ एंड ओपन वाला सीन है। ये आपके पास आपको दिखाई पड़ रहा है बोथ एंड्स क्लोज वाला सीन है। ठीक है, जबकि ये आपको नजर आ रहा है एक एंड ओपन है और एक एंड क्या है, क्लोज है। अब दोबारा से ऊपर देखो, जो मैंने ऊपर अभी बात बताई थी, क्या बात बताई थी मैंने, जो एंड्स ओपन होंगे वहां पे हमेशा एंटी नोड्स बनेगा। ये A1 A2 एंटी नोड नजर आ रहा है। इसी तरह जो एंड क्लोज होंगे वहां पे हमेशा नोड बनेगा। ये चेक करो इसमें, इस वाले में N1 N2 नोड बनता नजर आ रहा है। सर दरमियान में तो एंटी नोड आ रहा है। हाँ, तो दरमियान में पाइप कौन सा खत्म हो गया, पाइप तो आगे भी चल रहा है। यहाँ देखो, जो एंड ओपन है वहां पे क्या होता है, एंटी नोड, और क्लोज वाले पे क्या होता है, नोड होता है। बन गई ये चीज आपके पास। अब याद रखना, जो आपके पास बोथ एंड्स ओपन और बोथ एंड्स क्लोज है, इसका जब आप फॉर्मूले ड्राइव करोगे ना, ये वही फॉर्मूले आएंगे, वही जनरल फॉर्मूला आएगा NV/2L वाला, वही सारे के सारे आएंगे। और इसके अंदर जो N है ना, ये N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है, मतलब N कोई भी वैल्यू ले सकता है। N की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। और इसके अंदर आपके पास अगर मैं F1 की बात करूंगा, तो F1 विल बी इक्वल टू V/2L। ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये बोथ एंड्स ओपन की और बोथ एंड्स क्लोज की, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो वन एंड क्लोज है ना, ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये देख लो ना, आपको भी पता चल जाएगा। देखो, यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये λ/2 है। और इस पाइप की लेंथ कितनी है, L इस पाइप की लेंथ है। आप इसको इक्वेट करोगे तो ये ड्राइव हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखो भाई, इस पाइप की लेंथ कितनी है, L है ना पाइप की लेंथ, भैया पाइप की लेंथ कितनी है, L है। तो L विल बी इक्वल टू λ/2। यहाँ 1 लगा दिया, 1 इस सेंस में लगाया कि अभी ये फंडामेंटल मोड में है, तो ये हो जाएगा 2L विल बी इक्वल टू λ1। अब फॉर्मूला यूज कर लो, V इक्वल्स F1 λ1, यानी कि F1 विल बी इक्वल टू V/λ1, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू V/2L। वही बन गया, ये बोथ एंड ओपन और बोथ एंड क्लोज दोनों के लिए यही है। अब वन एंड ओपन और वन एंड क्लोज के लिए ऐसा सीन नहीं हो सकता। क्यों, देखो क्यों नहीं हो सकता, अभी पता चल गया। यहां से लेके यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है, ये एंटी नोड है, ये नोड है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था एंटी नोड और नोड का फासला क्या होता है, λ1/4। तो अब अगर पाइप की लेंथ इसकी L है, अगर मैं इसे कंपेयर करूं,
तो L विल बी इक्वल टू लैम्डा 1/4, यानी कि लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 4L, यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा F1 विल बी इक्वल टू V/4L। ये तो हो गया फंडामेंटल मोड। जरा आगे चलो, आगे देखते हैं। अब देखना जरा क्या होता है यहाँ पे। जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ, ये वही वही पाइप दोबारा से बना रहा हूँ, मैंने पाइप वाइप चेंज नहीं किया, पाइप इज बिल्कुल सेम, ठीक है, पाइप इज नॉट चेंज्ड। तो जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो बच्चे होता क्या है मेरे पास, ये बेसिकली मेरे पास गेम बन जाता है कुछ इस तरह का कि अबे भाई इधर आ जाओ। ठीक है, ये कुछ मेरे पास बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें सीन क्या हो रहा है ये देखो, अब ये मेरे पास जो है ना क्या सीन है आखिर में भाई, अगर मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाऊं ना तो इतना हिस्सा जो था ना वो पहले नोड में आ रहा था, चेक करना था इसको। ये पहले पहले वाले का पार्ट देख रहे हो, ये पहले वाले का है, मजीद आगे वाला हिस्सा मजीद आ गया, ठीक है, मजीद एक सेगमेंट ऐड हो गया उसके अंदर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से देखो एंटी नोड आ रहा है, इस जगह पे एंटी नोड आ रहा है और वहां पे क्या आ रहा है, नोड आ रहा है। अगर आप वो डिस्टेंसेस निकालोगे तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस विल बी λ/4, क्योंकि ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो एंटी नोड और नोड का क्या हो जाएगा λ/4। फिर ये नोड है और ये भी क्या है, नोड है। तो नोड से नोड तक क्या बन जाएगा, नोड से नोड तक बन जाएगा आपका λ/2। और ये आपने अभी इसको सेकंड उसमें वाइब्रेट किया है। अभी जब आप इसको करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू λ/4 प्लस λ/2। टू इसलिए किया कि ये इसका दूसरा सेगमेंट है। अब अगर मुझे एलसीएम सेम करना है यहाँ पे तो ये बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 λ/4, यानी कि अगर मैं इसे जनरलाइज करूंगा λ2 की वैल्यू निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 4L/3। क्या बन गया हमारे पास, ये 4L/3। क्लियर है। यहाँ देखो λ1 क्या आया था 4L और अपॉन में क्या था, इसके कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 था। λ2 क्या आ रहा है 4L/3, यानी कि अगर मैं लैम्डा को जनरलाइज देख रहा हूं तो पहला आ रहा है 4L/1, अगला आ रहा है 4L/3, अगला क्या आएगा 4L/5, यानी कि 4L डिवाइडेड बाय ऑड नंबर्स आ रहे हैं, चेक करो नजर आ रहा है। ये जर्नल फॉर्मूला है किसका, वन एंड क्लोज का, 4L/ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर अगर लिखेंगे तो 2n-1 भी लिख सकते हैं, 2n+1 भी लिख सकते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करना है यहाँ पे 2n-1 ठीक है, क्योंकि 1 पहला सेगमेंट ही हो सकता है ना आपके पास, मतलब n क्या है बेसिकली आपके पास, सेगमेंट को शो करता है। अभी तो बात की थी n क्या शो करता है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स को, तो 2 1 2 -1, ठीक है, 2 2 4 -1, ठीक है भाई। अगर n की बात करेंगे तो अगर हम n की बात करेंगे, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 1 2 -1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इनके 4L/1 आएगा, जो कि आपका n इक्वल 1 पे शो कर रहा था, बिल्कुल सही आएगा। जब मैं n2 पुट करूंगा यहाँ पे तो 2 2 4 -1 3 आएगा, यानी कि ये n इक्वल्स 2 के लिए शो कर रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जब मैं n इक्वल 3 पुट करूंगा यहाँ पे तो 2 3 6 6 -1 5 आएगा, जो कि n इक्वल 3 के लिए बिल्कुल सही शो कर रहा है। अब अगर आप नोट करोगे, अब अगर आप यहाँ देखोगे, ये क्या F1 इक्वल V/4L था, F1 इक्वल V/4L था। अगर इसको यूज करते हुए मैं निकालता हूँ, F2 will be equal to V equals F lambda, F will be equal to V divided by lambda। तो ये बन जाएगा V अपॉन λ2, ये क्या आएगा 4L/3, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय V/4L। पहला वाला देखो क्या आया था V/4L, दूसरा क्या आ रहा है 3 इंटू V/4L। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जनरलाइज करूं अल्टीमेटली पहला आता है V/4L और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई। दूसरा आता है V/4L मल्टीप्लाई बाय 3, तीसरा क्या आएगा V/4L मल्टीप्लाई बाय 5, एंड द कहानी विल गो ऑन। यानी कि V/4L मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर्स, यानी कि क्या बना Fn विल बी इक्वल टू V/4L मल्टीप्लाई बाय 2n-1। इसमें आपके पास n जो है वो 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो आपने क्या बात सीखी यहां से, आपने ये बात सीखी, आपने ये बात सीखी कि आपका जो वन एंड क्लोज वाला है, जो वन एंड क्लोज वाला है, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 कर रहा है, 7 करेगा, 9 करेगा।
जो आपने इससे पहले बोथ एंड ओपन और बोथ एंड क्लोज पढ़े थे, इसमें इवन भी थे ऑड भी थे, इसमें कोई भी, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी वैल्यू का मतलब क्या है भाई, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 इवन है 3 ऑड है, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, 4 इवन है 5 ऑड है, 6 भी हो सकता है 7, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसमें क्या है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हो सकती है। ऑड हार्मोनिक्स से क्या मुराद है सर यहाँ पे? सर आप तो बोल रहे हैं n12 कुछ भी हो सकता है। बेटे n12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल उसको इवन होने नहीं दे रहा था, देख रहे हो? यहाँ पे अगर तुम नोट करो, यहाँ पे n मल्टीप्लाई में डायरेक्टली आ रहा है, यानी कि जो n होगा वही मल्टीपल है इसका, नजर आ गया? जो n है वही मल्टीपल है। यहाँ पे ऐसा सीन ही नहीं हो पा रहा, यहाँ पे ये इसका इवन मल्टीपल एग्जिस्ट ही नहीं होने दे रहा। यहाँ पे ये चीज मेक श्योर कर रही है कि सिर्फ मल्टीपल कैसा होगा, सिर्फ ऑड मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा। तभी मैं कह रहा हूं सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि जो जनरल इसकी इक्वेशन बनाऊंगा ना, F1 हो सकता है, फिर 3F1 हो सकता है, फिर 5F1 हो सकता है, फिर 7F1 हो सकता है, अप टिल 2n-1 इंटू F1 हो सकता है। ये मतलब है इसका। मतलब n की वैल्यू तो आप 1 2 जो दिल करता है रख लो, लेकिन आप जब रखोगे तो जो मल्टीपल है वो कभी भी इवन मल्टीपल नहीं आ सकता, जबकि ऊपर इवन भी आ सकता है, ऑड मल्टीपल भी आ सकता है। ये मतलब था इसका। तो अक्सर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक वन एंड ओपन वाला पाइप है और एक बोथ एंड्स ओपन वाला पाइप है, तो इनमें से ज्यादा रिचर इन हार्मोनिक्स कौन सा? तो याद रखना, जो आपके बोथ एंड्स ओपन वाले पाइप हैं, जो आपके बोथ एंड्स ओपन या बोथ एंड्स क्लोज वाले पाइप, दे आर रिचर इन हार्मोनिक्स। ये क्या है? दे आर रिचर इन हार्मोनिक्स। क्यों होते हैं ये रिचर इन हार्मोनिक्स? भैया ये रिचर इन हार्मोनिक्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें इवन भी एग्जिस्ट करता है और इसमें ऑड भी एग्जिस्ट करता है। और ये जो होते हैं ना वन एंड ओपन वन एंड क्लोज वाला, ये बेचारे गरीब होते हैं हार्मोनिक्स के मामले में, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ या तो ओपन एंड एग्जिस्ट कर रहा होगा या आपके पास इसके अंदर सॉरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैंगे। उम्मीद है यहाँ तक सारी की सारी कहानी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी।